ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अभी आपने जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र का सामना किया है, यानी आपने जो एग्ज़ामिनेशन अभी दिया है उसके ही सॉल्यूशन को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। और आज आपका शायद लास्ट डे है, कल एग्ज़ामिनेशन है ना, कल है आपका एग्ज़ामिनेशन, सिमुलतला एग्ज़ामिनेशन, पीटी एग्ज़ाम है कल। तो आज भर ही था आपका एग्ज़ाम, इसके बाद फिर हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे। पीटी एग्ज़ाम कल है आपका, तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना पढ़े हो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। और आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और किसी भी तरह का नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा समय मिलता है आपको पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप परीक्षा हॉल में जाएं और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, बहुत ज़्यादा घुमाता भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछ देता है। 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा होता है, बाकी जनरल क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। आज के प्रश्न पत्र में ही देख लीजिए, कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे कल के एग्ज़ाम में भी। तो इसलिए बी बोल्ड, एकदम बोल्ड रहिए, नर्वसनेस को हटाइए, मेंटली जो प्रेशर है दिमाग में उसको हटाइए। किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप जिस तरीके से पढ़े हो वो सफिशिएंट है एग्ज़ामिनेशन के लिए। आप सिर्फ कंसंट्रेशन बना के रखिएगा क्लास में। जब भी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाइएगा तो वहाँ पे अपना कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि नर्वसनेस की वजह से आया हुआ आंसर भी गलत हो जाता है, प्रश्न का गलत जवाब दे देते हैं लोग, तो ऐसा करना नहीं है। और सबसे प्रमुख बात यह है उसमें कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आंसर देने से पहले की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, यानी जो प्रक्रियाएं होती है, रोल नंबर भरना, सेंटर का कोड भरना और क्या क्या जो भी चीज़ें वहाँ पे परीक्षा भवन में कराई जाती है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से करेंगे, उसे छोड़ना नहीं है। और उसके बाद अटेंडेंस बनाना अनिवार्य होता है, अटेंडेंस भी आपको अच्छा से करना है। और चीटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एक दूसरे से पूछताछ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पहले आपको जो प्रश्न का आंसर मालूम है उसे आप अच्छे से बना लीजिए। बाद में अगर संभव हो, इफ़ पॉसिबल, तो आप इधर उधर से कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा करने के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कहीं से हेल्प ले करके बना सकता हूँ तो इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहूँगा कि चोरी कीजिए, ये कीजिए, ऐसा मैं बढ़ावा दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप मेहनती स्टूडेंट हो आप लोग, और मेहनत करते आए हो, और हम लोग भी आपके साथ मेहनत किए हैं। इसलिए चीटिंग और नकल का कोई जगह बनता नहीं है। आपको खुद पे भरोसा रखना है, खुद के मेहनत पे भरोसा रखना है। हम लोग ने आपके साथ जो मेहनत किया है उस पर भरोसा रखना है और परीक्षा अच्छे से देना है। आपका कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके सिलेबस से बाहर होगा या जो नहीं आपने पढ़ा है या आपके आंखों से गुजरा नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, भरने के लिए बोल रहा है। ही ड्रिंक्स ब्लैंक्स ग्लास ऑफ मिल्क। देखिए ये भी आपके बुक का ही सेंटेंस है, कहीं ना कहीं ये बुक में आया हुआ है। मेरे ख्याल से पहले ही चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में आया, पहला चैप्टर में शायद आया है। ठीक है, ही ड्रिंक्स ग्लास ऑफ मिल्क, एन होगा, ऑफ होगा, ए होगा, इज होगा, तो ऑब्वियस है, वेरी सिंपल। ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन देखिए 122। सेलेक्ट द वर्ड विथ दियर अपोजिट। नाइस, नाइस का अपोजिट ये भी आपके बुक में ही आया हुआ है। नाइस का अपोजिट होता है र्यूड, RUDE। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सी ऑप्शन होगा 123। द बेकर टुक द पुअर मैन टू। बेकर पुअर मैन को ले गया, कहाँ ले गया था? तो उसे कोर्ट लेकर के गया था, तो इसका आंसर होगा सी, कोर्ट।
चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग चुनना है आपको, सही स्पेलिंग चुनना है। स्पैरो की स्पेलिंग पूछी गई है, तो स्पैरो की स्पेलिंग क्या होती है? SPARROW। तो देखिए ये स्पेलिंग कहाँ आपको मिल रहा है? ऑप्शन बी में, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कहता है? स्पैरोज आर ब्राउन। अब इसके बाद प्रीपोजिशन भरना है, इन, एट, ऑन, द, तो इन होगा। स्पैरोज आर ब्राउन इन कलर, ठीक है। नेक्स्ट, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। फिर 126 में कहता है फिल इन द ब्लैंक, भरना है फिर से, डोंट गेट ऑफ अ बस। तो देखिए रनिंग, रन, रैन, रैन, दो रैन दिया हुआ है, तो चलिए इसमें रनिंग होगा, क्योंकि V1 प्लस ING का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। यहाँ पे रनिंग क्या है? एडजेक्टिव है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ये जेरेंड नहीं कह सकते हैं इसको। V1 प्लस ING जेरेंड भी होता है, लेकिन जब वो नाउन के रूप में इस्तेमाल हम करते हैं V1 प्लस ING का, तो देखिए ING फॉर्म का 3 तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो वर्ब के रूप में, दूसरा एडजेक्टिव के रूप में, तीसरा नाउन के रूप में। वर्ब के रूप में जैसे कहते हैं इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो रेन में ING लग गया, तो रेनिंग यहाँ बिफोर वर्ब के रूप में मूल क्रिया के ING फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे वर्ब है। लेकिन इस वाक्य में देख लिया, डोंट गेट ऑफ ए रनिंग बस, यानी चलती हुई बस से मत कूदो, न मत उतरो, डोंट गेट अप, मत उतरो। तो यहाँ पे क्या है? चलती हुई बस, बस की खासियत को बताया जा रहा है, बस कैसी है, तो उसको मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है रनिंग वर्ड। तो रनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, डेट इज कॉल्ड पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जेरेंड जैसे होता है, ही वॉज काउट फॉर स्टीलिंग माई पर्स, तो फॉर के बाद स्टीलिंग आ रहा है, यानी V1 प्लस ING। तो यहाँ पे स्टीलिंग क्या हुआ? ये जेरेंड के फॉर्म में, यानी वर्बल नाउन के रूप में, नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो या तो कोई नाउन आएगा, नहीं तो प्रोनाउन आएगा, तीसरा कुछ आता नहीं है। तो वर्ब तो आएगा नहीं, तो वर्ब में ING आए तो वर्ब नहीं है, वो क्या है? नाउन है, नाउन, यानी वर्ब एक्ट एज नाउन, दैट इज कॉल्ड वर्बल नाउन। इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज़ ए जेरेंड, तो वह एक जेरेंड भी कहलाता है। तो देखिए तीनों स्टाइल को हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर क्या हो गया? रनिंग होगा, ऑप्शन डी। 127 में देखेंगे, पिक आउट द अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट वर्ड क्या होगा? लेस होगा, लाइट होगा, फास्ट होगा, फार ऑफ होगा? जी नहीं, फास्ट होगा। स्लो का अपोजिट वर्ड फास्ट। फिल इन द ब्लैंक, फिर आइए फिल इन द ब्लैंक में क्या कहता है? स्कूल इज़ क्लोज टुडे। तो यहाँ स्कूल मतलब भवन के बारे में बोला जा रहा है, तो ये द का प्रयोग होना चाहिए, द स्कूल इज़ क्लोज्ड टुडे। नेक्स्ट, पिक आउट द कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड किसको कहते हैं? द वर्ड विच हैज़ बीन मेड with 2 or more than 2 words is called compound verb. When 2 or more than 2 words is connecting together, is mixed together, it is called compound word. तो देखिए यहाँ दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द कौन से हैं? तो मैंगो नहीं, ये कंपाउंड नहीं है। स्वीट नहीं, वुमेन नहीं, सनसेट, सन और सेट, ओके, सूरज का डूबना। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आइए फिल इन द ब्लैंक्स में कहता है आई कम इन। अब यहाँ पे क्या भराएगा? मे, कैन, विल, शुड। तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पता होगा, किसका क्या फंक्शन है। मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी के लिए बताते हैं, परमिशन लेने के लिए बताते हैं, करते हैं। तो यहाँ मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन कैन आई कम इन कर सकते हैं, तो इससे पता चलता है कि जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो हाँ ही बोलेगा, इसलिए कैन भी कर सकते हैं। विल नहीं, फ्यूचर टाइम को बोध कराएगा, इसलिए यहाँ पे ये होगा नहीं। नेक्स्ट 131 में देखिए, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? तो IMPOSSIBLE, बी ऑप्शन होगा इसका। 32, मैच द वर्ड विथ इट्स मीनिंग टायर्ड। टायर्ड का साइनो पूछ रहा है, यानी टायर्ड का मीनिंग क्या है? टायर्ड मतलब थका हुआ, यानी एग्जॉस्टेड, वीक, स्ट्रांग। तो यहाँ पे होगा एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, ओके। 133, इन इंडिया मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड। इंडिया में, भारत में मदर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सेकेंड संडे ऑफ मई को, आपने पढ़ा होगा, चैप्टर में आया था, सेकेंड संडे ऑफ मई, यानी ए आंसर। कंप्लीट द वर्ड बाय चूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सेफ हैंड, कोलोकेशन फिर देखिए, सेफ हैंड साउंड होता है, ओके, तो साउंड होगा।
हु वाज वाइजर, वाइजर कौन था? क्रोकोडाइल, फॉक्स, रैबिट, फिशेज, तो क्रोकोडाइल वाइजर था। पिक आउट द ऑड वन, ऑड वन चुनिए, चारों शब्द में से 3 एक ग्रुप में हैं, बाकी एक अलग हैं। तो नोटबुक, बुक, पेन, ये तीनों एक ही स्टेशनरी हैं, इसलिए एक ग्रुप के हैं। और टेबल क्या हो गया? फर्नीचर्स के अंतर्गत आ गया, फर्नीचर के अंतर्गत, इसलिए टेबल यहाँ से ऑड हो गया। तो डी ऑप्शन होगा। हु हैड ऑर्डर्ड ए ग्रांड डिनर, ग्रांड डिनर का किसने आदेश किया था? तो महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ने, ए ऑप्शन। नोबडीज फ्रेंड इज कंपोज बाई एनिड ब्लाइटन। व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे, पुअर मैन किस चीज़ का एंजॉय करता था? तो स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड का करता था, सी। व्हाट डू स्पैरो ईट, स्पैरो क्या खाते हैं? ग्रेन्स खाते थे। वेयर वाज द ओल्ड मैन फोर्स टू सीट, ओल्ड मैन को कहाँ बैठने के लिए बाध्य किया गया था? तो कहता है कॉर्नर में, चेयर पर, कॉर्नर में, मिडिल में, टेबल में, तो कॉर्नर में। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ओके। इन डार्क नाइट द सोर्स ऑफ लाइट इज, यानी रात्रि में नाइट के एकमात्र स्रोत कौन होते हैं? तो मून होते हैं। एंड अरब गॉट डाउन एंड पुट ऑफ हिज टेंट बाई द, कहाँ पे टेंट लगाया था? तो रोड साइड। हु वाज द लाइफ ऑफ कोर्ट, कोर्ट के लाइफ कौन थे, यानी जान कौन थे? तो बीरबल। द एंट वाज कैरिंग, एंट क्या ढो रहा था? ग्रेन्स को ढो रहा था। हु वाज लेट इन कमिंग, आने में किसको देर हो रही थी? तो जेसस को। हु वाज बीटिंग द डे ड्रीमर्स, डे ड्रीमर को पीटने वाला कौन था? तो गोपाल बंद था। द थर्ड लिटिल पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ, तीसरे लिटिल पिग ने अपने घर को किस चीज़ से बनाया था? तो ब्रिक से बनाया था, इसी के कारण वह बच पाया था। द ओल्ड मैन वाज, वो बूढ़ा आदमी जो था, व्हाट इज़ इट, यानी इट इज़ क्रो करके जो चैप्टर था, है ना, द ओल्ड मैन हिज ग्रैंडसन, उसमें आपने पढ़ा था कि वो बूढ़ा आदमी लिटरेट था तभी तो उसने डायरी मेंशन की थी। जब उनका बेटा छोटा था तो उनकी घटनाओं को वो डायरी में उस डेट के साथ लिखा करता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो बूढ़ा आदमी क्या था? लिटरेट था, पढ़ा लिखा था, ओके। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपने सारी कहानी को, पोएम्स को पढ़े हैं, तो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके आंसर ढूंढने में। तो सिर्फ ज़रूरत होती है आपको कंसंट्रेशन की। आप परीक्षा में कंसंट्रेट करके रहिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। एनफ टाइम होता है आंसर देने के लिए। आपको अच्छे से कलर करना है, रंगना है, और रंगने के दरमियान आपको बताया गया, इंस्ट्रक्ट किया गया कि कैसे रंगना चाहिए। और उसमें एक आंसर को 2 बार नहीं रंग देना है। एक बार अगर रंगा गया मीन्स रंगा गया, अब उसको आप कुछ नहीं करेंगे। अगर दूसरी बार भी आप रंगेंगे तो वो गलत ही हो जाएगा। 2 बार आपको रंगने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, मैं यही कहूँगा, कल आपका एग्ज़ामिनेशन है और एग्ज़ामिनेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, इससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप घबराएं नहीं। अगर मन में, दिमाग में प्रेशर है तो उसको हटा दीजिए और अच्छे गाना वाना सुनिए और क्या कहेंगे, खुश रहिए आज, तब कल जाके आप अच्छे परीक्षा दे पाएंगे, अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे। तो ठीक है, तो तैयारी कीजिए। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करके ही आएंगे। आदर्श विद्या भारती का जो नाम है, वो नाम आपके बैच के साथ भी ऊंचे स्थान को ही प्राप्त करेगा। मुझे पता है आप हमें निराश नहीं करेंगे। तो परीक्षा की तैयारी ऐसे कीजिए, अभी भी वक्त है, आज से लेकर कल सुबह तक का वक्त है। एक बार रिपीट कर लीजिए शुरू से लेकर लास्ट चैप्टर को, उसमें जितने भी मेन पॉइंट्स है, या सिर्फ कुछ करना नहीं है, आप एक कहानी के तौर पर उसको पढ़ लीजिए। कैरेक्टर्स को याद रखिए और उसकी जो विषय वस्तु है, उस चैप्टर में जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स है, उसको याद रखने के प्रयास कीजिए। जो एंटोनिम्स हैं पूरे बुक्स में उसको ध्यान में रखिए। जो साइनो आए हैं उसको ध्यान में रखिए। प्रीपोजिशन जो आया है उसको ध्यान में रखिए। बस यही सब करना है। बाकी तो कहानी आपको याद है, कहानी के लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी कहानी याद होगी, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से ही हम लोग पढ़े हैं कि भूलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मुझे लगता है भूलने का कोई चांस ही नहीं बनता है, आप नहीं भूलेंगे। तो कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, और आज आपके पास टाइम है, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर से पीटी की तैयारी करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप सफल होकर आएंगे। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों।
आज सिमुलतल आवासीय विद्यालय के प्रारंभिक परीक्षा का अंतिम टेस्ट लिया जा रहा है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। आप लोग को कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आप अच्छे ढंग से परफॉर्म करिएगा ताकि अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके। और इतना ध्यान रखिएगा कि आप अपना छोटी छोटी गलतियों के कारण कई मार्क्स आप अपना ऑब्जर्व कर सकते हो। हम कलर करने में सावधानी बरतेंगे, कलर करने में ओवरलैपिंग नहीं हो, किसी और दूसरे सर्किल में उसी क्वेश्चन के और दूसरे ऑप्शन के सर्किल में कलर नहीं हो, क्वेश्चन नंबर 17 का 18 में नहीं हो। ये सब जो हमें है ध्यान देना, ये सब स्वाभाविक है कि कुछ गलतियां हो जाती है और इस तरह की गलतियों से आप बचिएगा। ध्यानपूर्वक एकदम केयरफुल आप कलर करिएगा, होकर ध्यानपूर्वक होकर आप रंगिएगा तो आपको 2-4 मार्क्स आप अपने आप बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कितना टाइम मिलता है, जो आप 6-7 जो एग्ज़ाम हुई उसमें आप देखते ही हैं 2.5 घंटा का टाइमिंग है और इसमें मुख्य जो सबसे ज़्यादा टाइम वाला आपका जो चैप्टर है वह है मैथ सब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए तो आप सब चैप्टर को बहुत कम टाइम में आप डील कर सकते हैं। तो मैथ पर ही सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है क्योंकि मैथ का ही क्वेश्चंस ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए मैथ जिसका सबसे अच्छा जाएगा वह पीटी निकाल लेगा। प्रत्येक साल मैथ का क्वेश्चंस जो है 10-15 के आसपास वो थोड़ा हार्ड रहता है। यदि जो हम सावधानी से उसका सलूशन करेंगे तो निश्चित है कि वह हमें सही होगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वहाँ यह नहीं देखना है, वहाँ हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जो हिंदी से नहीं समझ में आए वह इंग्लिश का आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए और जो इंग्लिश से नहीं समझ में आए वो हिंदी का लैंग्वेज पढ़ लीजिए। हिंदी तो हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश तो इंग्लिश सब्जेक्ट में ही रहेगा। बाकी है साइंस है, सोशल साइंस है, वह हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। मैथ है, हिंदी लैंग्वेज में भी रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहेगा। तो इस पर आप सावधानी बरतेंगे। हो सके कि मैथ के क्वेश्चंस में कुछ जो मैथमेटिकल वर्ड है इंग्लिश में वह नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो उसका हिंदी अर्थ देखेंगे, और हिंदी में नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो उसका इंग्लिश वर्ड देखेंगे। तो आप इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको आप इजी कर सकते हो। और जो आप लोग तो 5-6-7 जो टेस्ट है इसी तरह का आप लोग दिए हैं और वहाँ कलर करना है, इसलिए कलर करने पर भी ध्यान देना है। आपको मैं बताया हूँ, यहाँ आप कलर करते थे जो OMR पेपर आंसर शीट उसी तरह से कलर करना है। यहाँ जो वीकली एग्ज़ाम होती थी तो यह कलर करने का बॉक्स है, तो इसको हम ऐसे 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 हुरकुच के नहीं कलर करेंगे क्योंकि बाहर आ जाएगा। ये बॉक्स है तो इस बॉक्स के चारों ओर पेन घुमाएंगे, आउटसाइडर से सेंटर की ओर आएंगे, इनसाइड की ओर आएंगे और फिर जो जहाँ बच जाएगा वहाँ फिर हम इसको रगड़ देंगे। हो गया, यह कलर हो गया। यह कलर करने की बेस्ट विधि है और ये नहीं है, रॉन्ग मेथड है और ये राइट मेथड है। इसको आप समझिए। इन सब को भी आप नहीं फॉलो करिएगा तो गलतियां हो सकती है बच्चों। चलिए आते हैं सब्जेक्ट पर। हिंदी में है देवेश शब्द का संधि विच्छेद करें। देव जोड़ ईश 1 नंबर ए। लता शब्द का बहुवचन रूप होगा। आपको बताया गया है ज़्यादातर शब्द जिसके अंत में आकारांत हो, आ स्वर लगा हुआ हो, उसका हम बहुवचन ए लगा करके चंद्र बिंदु देते हैं। तो सी नंबर 3 नंबर ऑप्शन। हरि मोहन को मारता है। मोहन को, तो मोहन को कर्म कारक है, बी नंबर ऑप्शन। जो बहुत जानता है उसको क्या कहते हैं, बहुज्ञ। और जो कम जानता है अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। और जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। ये चारों ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ था। जातक कथा से ली गई कहानी का नाम बताएं। जातक कथा से परीक्षा लिया गया है।
फिर मिथिला चित्रकला को पहली बार दुनिया के सामने लाने का श्रेय W.G. आर्चर को है। निम्न शब्दों के बर्तनी का शुद्ध रूप कौन है? आयुर्वेद। आपको कई बार लिखाया जा चुका है आयुर्वेद। आ किया हर्षुकार व एकार वे ऊपर रेप द आयुर्वेद, ऐसे ही लिखा था। फिर आते हैं रास न आना माने अच्छा नहीं लगना। अंधेर नगरी नामक एकांकी के लेखक हैं, एकांकी है, नाटक को हम एकांकी कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिसे नहीं जीता जा सके वह कहलाता है अजेय। वह सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। इस वाक्य में टुकुर टुकुर देखने का क्या मतलब है? बिना पलक गिराए देखते रहना, लगातार देखते रहना। पुरुष का बहुवचन रूप पुरुषें। बाघ के सामने आते ही उसके होश उड़ गए। होश उड़ जाने का अर्थ है बहुत घबरा जाना। मैं प्रण करता हूँ यानी प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करूँगा। इस वाक्य में प्रण करना का शब्दार्थ क्या है? तो प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा लेना। मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। यहाँ प्रयुक्त शब्द विधवा का विपरीत सधवा। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। इस वाक्य में जड़मती का अर्थ क्या है? मूर्ख। तैयारी का बहुवचन तैयारियां। लड़कपन में आनंद रहता है। इस वाक्य में आनंद किस प्रकार की संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ लड़कपन लिखाना चाहिए। ये यहाँ लड़कपन में आनंद रहता है। इस वाक्य में लड़कपन किस प्रकार की संज्ञा? ये क्वेश्चन गलत है, तो ये भाववाचक संज्ञा लड़कपन। उष्म व्यंजन नहीं है। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण एक प्रकार के रगड़ के कारण गर्म वायु के प्रवाह से हो, उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 उष्म व्यंजन हैं। तो उष्म व्यंजन कौन नहीं है? तो क है, डी वाला। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? आगामी नहीं होता, आगामी माने आगे आने वाला समय। अध्ययन नहीं होता, एक यह और रहना चाहिए अनुकूल, न हर्षुकार का दीर्घुकार। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची है भगवान। आगे बढ़ते हैं। अचानक शेर को सामने देखकर मेरा तो खून ही सूख गया। इस वाक्य में प्रयुक्त खून सूख जाना मुहावरा का अर्थ है बहुत डर जाना। पेट की आग को कहा जाता है जठरानल या जठराग्नि। जंगल की अग्नि दावाग्नि। पानी वो ठीक है। स्थूल शब्द का विलोम, स्थूल मोटा, जो मोटा रहता उसको कहते हैं, बहुत बड़ा को तो उसका सूक्ष्म बी वाला। यदि जवान का मतलब युवा है तो जवान का मतलब जवान और जबान। देखिए सुरती सम भिन्नार्थक शब्द से कैसे क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। जवान जबान, जवान माने युवा, जबान माने जीव। किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किरण रोशनी को कहते हैं, तो रश्मि है ये, अंशु है ये, प्रभा है ये। ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ का अर्थ बड़ी बड़ी पुस्तक को ग्रंथ कहा जाता है। दही बड़ा किस समास का उदाहरण है? दही से बना हुआ बड़ा, बड़ी को हम कहते हैं दही बड़ा, तो तत्पुरुष समास। इमारत शब्द है, अरबी शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वाक्य आइए। राजा दशरथ को 4 लड़के हुए, गलत है। राजा दशरथ के 4 लड़के हुए। अनुभूति शब्द का अर्थ होगा व्यवहारिक जीवन से प्राप्त ज्ञान को हम अनुभूति कहते हैं। अब आते हैं इसके बाद एसएसटी और साइंस में। एसएसटी में आते हैं साइंस और सोशल साइंस में। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 71। देखिए साइंस, सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? तो सूर्य से हमें प्रकाश भी मिलता है, ताप भी मिलता है। ताप एवं प्रकाश दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ताप एवं प्रकाश दोनों। निम्न में से किस रंग का कागज ऊर्जा यानी धूप उसमें कब सबसे अधिक करेगा? आप लोग पढ़े हैं सौर कुकर, तो उसका बर्तन का जो आयताकार बर्तन होता है उसका सब भीतरी किनारा काला होता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा प्रवेश करती है और वह अवशोषण कर लेता है काला रंग, तो काला यहाँ होगा।
हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी शिखर को क्या कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट। यह रहेगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने। गंगटोक से नाथुल्ला की दूरी 52 किलोमीटर। खो खो खेल में कितने दल होते हैं, कितने टीम होते हैं? तो 2 टीम। निम्न में से 2 व्यक्तियों द्वारा कौन सा खेल खेले जाते हैं? तो कुश्ती। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। औरंगाबाद में कौन सा मंदिर है? देव सूर्य मंदिर। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो इसमें नदी, तालाब, कुआं, ये सभी सिंचाई के परंपरागत साधन हैं। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में किस रूप से किस जानवर को संरक्षित किया गया है? तो बाघ को, जिसको वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। निम्न में से किस ईंधन का उपयोग खाना बनाने के रूप में करते हैं? लकड़ी, केरोसिन तेल, गैस, इन तीनों का, इसलिए इनमें से सभी होगा। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। गर्मी में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। हम लोग पहले से ही जानते हैं, जो बरसात के प्रारंभ होने पर बोई जाती है और सर्द के मौसम में काट ली जाती है खरीफ फसल, और जो फसल सर्द मौसम के शुरुआत में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काट ली जाती है वह रबी फसल, और जो फसल बसंत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में काट ली जाती है उसे गर्मा फसल या जायद फसल कहते हैं। और एक नकदी फसल होता है जिस फसल के उत्पादन के फलस्वरूप किसान उसका भंडारण नहीं करता है, उसे खेतों से ही बेच देता है, या तो वह विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं कल उसके रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे हम नकदी फसल कहते हैं। आगे आते हैं, प्राचीन काल में नाथुल्ला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? तो सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं? तो इनमें से सम्मानित हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की। नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ से छात्र पढ़ने आते थे? कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ये सभी से, तो इनमें से सभी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नालंदा में अवस्थित है। मादा एनोफिल मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? तो नेपाल की सीमा। कैक्टस के पौधे में पाए जाते हैं, मरुभूमि में पाए जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 5वीं शताब्दी में। और इसका उत्कृष्ट काल कब से कब था? 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। 12वीं शताब्दी में इसे किसने लूटा? तो बख्तियार खिलजी ने लूटा। अब आते हैं सोशल साइंस। भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? नारंगी, सफ़ेद, हरा, इस सभी। पटना का हर मंदिर साहब का जन्म स्थान है गुरु गोविंद सिंह का। ये देखिए कि इसे एक ही क्वेश्चन को घुमा करके 2 बार पूछ दिया। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। विविधता में एकता भारत की राष्ट्रीय पहचान है, सही है। सौर ऊर्जा में से छोटी छोटी बैटरियां चार्ज की जाती है, सही है। सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज करते हैं और उससे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलाते हैं। मच्छर से कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो मलेरिया भी, चिकनगुनगुनिया भी, डेंगू भी, तो उपयुक्त सभी। संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं? नहीं, किसी भी माध्यम से नहीं पहुंच पाते हैं, अलग अलग माध्यम है, गलत। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 2000 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने। राजा राम मोहन राय किस समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि में किसने खोजा? जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था इनके अभिलेख को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? कुमारगुप्त ने। किस पाल वंश के शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। बिहार की राजधानी पटना। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को बरखान कहते हैं या टिब्बा कहते हैं। जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे हम जंक्शन कहते हैं। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति अमर्त्य सेन थे। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। 2 या उससे अधिक नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो मुहाना, उसको हम कहते हैं संगम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्फ्लुएंस। महाभारत किनके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास के द्वारा। भारत के सबसे बड़े अप्राकृतिक बंदरगाह, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहवा सेवा बंदरगाह कहते हैं, जो मुंबई में स्थित है। और सबसे बड़ा अप्राकृतिक, जिसको हम कृत्रिम कह सकते हैं, बंदरगाह वह है चेन्नई बंदरगाह। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता? मुंबई। ये तो आपको पहले ही आया हुआ है। अब मैथ का सॉल्यूशन देखिए। रखे तो चलिए चालू कीजिए। चालू है। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 99,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 1000। इसका क्या कह रहा? अंतर निकालने के लिए, डिफरेंस। तो क्या कीजिए, 98,999 होगा। 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ, उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? सम, योग माइनस पहली संख्या। तो क्या हो जाएगा? 39978 में वो 18,367 घटाइएगा तो 21,611 आ जाएगा। 33। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है, तो क्या होता है? 2 संख्या का गुणनफल, यानी कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू, यहाँ पहली संख्या लिख दीजिए, पहली संख्या गुणनफल होता है, यही ना होता है। ये गुणनफल हुआ तो पहली संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? गुणनफल बटा पहली संख्या, यानी 115,625/125, ये आ जाएगा 925। चलिए 34 नंबर। 4, 12 और 18 का महत्तम समापन। तो 4 से पहले 12 3 टाइम्स, फिर 18 को करेंगे 4, 16, 2, 4, 2 टाइम्स, क्या आ जाएगा? HCF 2 हो जाएगा। अब आइए 35 में क्या हल कीजिए किसको? तो 3/7 इंटू
5/3 माइनस 7/9 और प्लस 7/3। तो कीजिए क्या है, 3/7 इंटू 9 15 माइनस 7 प्लस 7/3 3/7 इंटू 8/9। प्लस 7/3 तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 8/21 प्लस 7/3 तो ये हो जाएगा 21। 8 प्लस ये 7 टाइम्स 49 तो हो जाएगा 57/21। एट बाई 11 21। चलिए तो ये हो जाएगा कोई नहीं। फिर आइए 36 नंबर क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, यदि 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपये प्रति दिन है तो 15 मजदूरों की 20 दिनों की मजदूरी क्या हो। क्या कीजिएगा, चूँकि 3 मजदूरों की एक दिन का कमाई 510 रुपया है, इसलिए एक मजदूर का एक दिन का कमाई और कम होगा, यानी 510/3 रुपया होगा। फिर क्या कह रहा है, 15 मजदूरों की कमाई तो अब ज़्यादा होगा, वो भी अब कितना, 15 मजदूरों की कमाई एक दिन नहीं, कितना 20 दिन, तो और ज़्यादा होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 51,000 आ जाएगा। चलिए 37। अंग्रेजी में एच अक्षर में कुल कितने समकोण होते हैं, तो देखिए एच में कितना, 1 2 3 और ये 4 समकोण हो जाएगा। 39, एक यहाँ होगा ना जी, एक यहाँ होगा ना, एक यहाँ होगा ना, एक यहाँ होगा, तो 4 हो जाएगा। 38, घन में कितने किनारे होते हैं, तो 12 होगा। ये सब तो रटा रटाया चीज़ है, सब बताया हुआ है आपको। 39, 0.035 क्या है, किलोमीटर है। कह रहा कि इसमें कितने मीटर होंगे, तो मीटर में बदलने के लिए इसको क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 35 मीटर आ जाएगा। थ्री 3.207 इंटू 5.20 किलोमीटर है, तो कितना सेंटीमीटर होगा, तो ये आप गुना करोगे तो आ जाएगा 1667640, ये सेंटीमीटर आएगा। बस उतना ही किलोमीटर नहीं होगा, सिर्फ एक की जगह पर किलोमीटर होगा। चलिए तो 15 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम मसाले के कितने पैकेट बनाया जाएगा, तो पैकेटों की संख्या बराबर क्या होगा, कुल वजन बटा क्या हो जाएगा,
कुल वज़न बटा एक पैकेट का वज़न इजकल टू, तो कुल वज़न कितना है 15, कुल वज़न हो गया 15 किलोग्राम। तो 15 नीचे में क्या है ग्राम है, तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो 15 इंटू 1000 करेंगे तो ये ग्राम हो जाएगा। अब बाई एक पैकेट का वजन 250 ग्राम, इससे डिवाइड करो 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 60 पैकेट। चलिए अब है कि 200 मिलीलीटर दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे। तो 1.6 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 1000, 1600 मिलीलीटर हो जाएगा। अब कह रहा कि 200 मिलीलीटर का, तो फिर वही 1600 बटा 200 कितना हो जाएगा 8 पैकेट बनेगा 43। टू प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा, या इसको ऐसे कर दो 1 इक्वल टू 3 44। अंक इतना में 9 का स्थान है, तो 34.59 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, ये हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 9/100, तो 9/100 हो जाएगा। चलिए 45। 3 स्थानीय मानों का अंतर, तो 4 5 3 6 8 3, तो 3 का स्थानीय मान यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3000, तो 3000 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2997। फिर है 46। 4 तथा 7 का स्थानीय मानों का गुणनफल, तो क्या है 6 8 5 4 3 9.17, तो इस 7 का क्या हो जाएगा 7/100 और ये 4 का क्या हो जाएगा 400, इसका मल्टीप्लाई कर रहा है तो 7/100 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 47। वृत्त का उदाहरण, वृत्त का उदाहरण फुटबॉल किस चीज़ क्या चीज़ का उदाहरण है गोला का, यानी कि स्फीयर का उदाहरण है। सूर्य भी स्फीयर का उदाहरण है, पृथ्वी भी स्फीयर का उदाहरण है, और रोटी क्या होगा ये वृत्त का उदाहरण होगा। अंक 18 और 30 के समापवर्तक कौन है, तो 18 का देख लीजिए क्या हो जाएगा 2 3 6 9 18 1 भी होता है। फिर 30 का देख लीजिए 1 2 3 5 6 10 15 30 ये हो गया। तो इसमें कौन कौन है 2, इसमें दोनों में है 3, दोनों में है 6 जो है दोनों में है, यानी क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब है 49। क्या है भाई, तो 3328 में कितना जोड़े कि 9999 हो जाए, तो 9999 में 3328 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1766
तो ये हो जाएगा। अब है 50, लघुत्तम समापवर्त निकालना किसका, 12 का, 15 का और 30 का। निकालिए। 2 टाइम्स 6, 15, 15। अब 3 से 2 टाइम्स 5, 5। अब 5 से 1, 1 क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 क्या हो गया, 60 हो गया। चलिए अब 51 आते हैं। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। 52। 4 भिन्न भिन्न अंकों वाली 8 अंकों की सबसे छोटी, तो 4 भिन्न अंक छोटा निकालना है तो 1, 0, 1, 2, 3, 4 डिफरेंट डिजिट हो गया। अब इससे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो जाएगा। क्या है, 954799 के बाद कौन सी संख्या, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0008459। संख्या 12 के अभाज्य अपवर्तक निकालें, तो संख्या 12 का अभाज्य अपवर्तक तो क्या हो जाएगा, 2, 3। इसके अपवर्तक कौन कौन है, 1, 2, 3, 4 और 12। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। चलिए 55। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना में भाग देने पर क्रमशः इतना बचे, तो क्या होगा, 285 में कितना बच रहा है, 9 घटा देंगे। 1249 में कितना बच रहा है, 7 घटा देंगे। तो इसको घटा के आएंगे तो 274 आएगा और इसको घटाएंगे तो 1242 आएगा। ओह 6 होगा यहाँ पे, 276 और ये और ये हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, महत्तम समापवर्त निकालिए। ये शायद 3, 4, 4 टाइम्स लगेंगे, तो 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0, बाकी 3, 4 दूनिया 38, 11, तो 138 आया। 276 ये 2 टाइम्स का 276 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा महत्तम समापवर्त, 138। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है भाई, 289/391 को लघुत्तम रूप में लिखो, तो ये 17 से लगता है, तो ये 17 से डिवाइड होगा तो ये 23, 17/23 आ जाएगा। अब है 59। 57 देखिए, 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 2 अभाज्य संख्या जिसका कि 2 ही फैक्टर है, कोई भी लीजिए, उसमें से एक फैक्टर क्या होता है 1, तो वही हो जाएगा महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 1। 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त हमेशा 1 होगा और उसका लघुत्तम समापवर्त जो होगा वो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी AB हो जाएगा। तो दोनों फिर 57, 58 वही चीज़ है। अब है कि 112 रुपया 89 पैसा को हम कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 112.89 रुपया लिखेंगे और क्या लिखेंगे 60।
9 बजे प्रातः घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 9 बजा, तो 9 बजा तो क्या होगा, मिनट की सुई 12 और घंटे की सुई 9, तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 61। 3.467 किलोमीटर है। उस क्या कह रहा है, उस कितने उसके बराबर कितना होगा, क्या कितना होगा मीटर, तो क्या हो जाएगा 3467 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्या है, 2.5 लीटर बराबर, तो 2.5 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000, तो क्या हो जाएगा 2500 मिलीलीटर हो जाएगा। 63 यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई इतना है तो परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है 2 × L+B, यानी 2 × 20 + 10 2 × 30 = 60 मीटर हो जाएगा। 64 वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्या होगा, वर्ग की भुजा माना कि भुजा बराबर x मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर x² मीटर स्क्वायर। अब नया भुजा क्या हो जाएगा, दुगना कर दिया गया तो 2x मीटर हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 4x² मीटर स्क्वायर। तो देखिए x² मीटर स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई होगा 4 से, यानी कि ये 4 गुना हो जाएगा। 65 कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। पैटर्न के आगे बताइए, तो 118 20 122 124 तो क्या है +2 तो क्या आया +2 126 हो जाएगा। फिर है 66 समय 2:10 अपराह्न को 24 घंटे के में लिखिए, तो 2:10 अपराह्न यानी 12 बजे से 2, तो 12 में इसको जोड़ दीजिए अपराह्न को, क्या हो जाएगा 14 10 हो जाएगा। 67 उस संख्या को चुने जो पैटर्न में शामिल नहीं है, क्या है भाई, तो 89 81 73 65 57 50 41। देखिए क्या है, यहाँ -8, यहाँ भी -8, यहाँ भी -8, यहाँ भी -8, तो फिर -8 क्या होना चाहिए यहाँ पे 51 हो 8, यहाँ पे होना चाहिए 49 होना चाहिए, फिर -8 तो फिर 41 आ गया, तो 50 के जगह पे क्या होना चाहिए था 49, है क्या 50, यानी कि ये नहीं है पैटर्न में। ओह, ये क्वेश्चन था 68 और ये क्वेश्चन है 67 और 66 था ये वाला, ये 66 था और 65 था ऑब्जेक्टिव, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको आयतन कहते हैं। तो चलिए अब है 69 की बारी।
आयतन की गणना होती है, क्या बताए थे? 1D, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल बताए थे। तो 1 डायमेंशनल में क्या बताए थे? लाइन, सेगमेंट, रेज, ये सब 1 डायमेंशनल बताए थे। इसमें सिर्फ लेंथ होता है। 2 डायमेंशनल में क्या बताए थे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, सर्किल, ये सब जो था वो 2 डायमेंशनल था। और भी बहुत सारा है। 3 डायमेंशनल में क्या बताए थे आपको? क्यूब, क्यूबाइड, पिरामिड, किसी भी तरह का पिरामिड, प्रिज्म, ये सब क्या था? कोन, आपका सिलेंडर, आपका स्फीयर, आपका हेमी स्फीयर, तो ये सब स्टेप था 3 डायमेंशनल। तो देख लीजिए आयतन की गणना, आयतन किस में होता है? इसी सब में आयतन निकलता है। तो आयतन की गणना क्या है? 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय में होगा। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। उसके बाद एक पॉइंट आएगा, पॉइंट जो है नो डायमेंशन इसका होता है, नो डायमेंशन इसका होगा। नहीं 1D है, 2D, 3D किसी में भी नहीं आएगा, ये नो डायमेंशन इसका होता है। यानी कि वो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाता है? अगर पॉइंट रहता तो कुछ भी नहीं, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर 70 त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री होता है। चलिए, तो आज का क्लास ख़त्म। कल जो एग्ज़ाम है आराम से दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। क्वेश्चन जो है पिछले 2 साल का जो क्वेश्चन को ध्यान में रख कर के आगे बढ़िएगा। किताब से जो भी आएगा, जो भी ये आपका SST और साइंस जो है वो बुक से ही आएगा, उससे कहीं आगे इधर उधर नहीं आता है। मैथ में थोड़ा सा ध्यान देना है। मैथ का जो होगा वही कट ऑफ डिसाइड करता है। उसमें 2-3 क्वेश्चन टिपिकल आएंगे ही आएंगे। हो सकता है कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ जाए, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में शांत दिमाग से बनाना है, इधर उधर नहीं करना है। थैंक यू।